आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता पाठशाला में। मैं संगीता मोदक आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका एक बार फिर से आप सबों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। तो बच्चों, जैसा हमने कहा कि आज हम इकोनॉमिक अर्थशास्त्र क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 विकास यानी कि डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इसके पार्ट 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को पढ़ा है, जो कि मैंने चैप्टर को अच्छे से डील किया है। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं या चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं, और अगर आप चाहेंगे तो ऊपर आई बटन में भी इसके लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसकी एक बार पुनरावृत्ति करते हुए पार्ट 3 को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने पहले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि विभिन्न देश या राज्यों की तुलना किस तरीके से की जाए, विश्व विकास रिपोर्ट क्या है, विश्व बैंक रिपोर्ट की सीमाएं क्या क्या है, साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट क्या है, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज़ IMR क्या है, फिर स्वास्थ्य सुविधा यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बातें की थी हमने। फिर निबल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो जो कि है NAR, वो क्या होती है उसके बारे में बात की थी। और हम लोगों ने आखिर में बात की थी कि विकासशील देश और विकसित देश में अंतर कैसे है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, इसको जानने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये और बहुत तर्क भरा एक पॉइंट है। देश की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है देश के विकास के बारे में नहीं बताती है। आप कहेंगे कि भाई कैसे नहीं बताती है। अगर कोई देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वो देश क्या है, विकास की ओर अग्रसर है। लेकिन नहीं, सिर्फ केवल अगर हम कहते हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था अच्छी है, बाकी सारी जो सुविधाएं हैं देश में अच्छी नहीं है, बाकी सारे पहलुओं पे देश पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है या देश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो देश कभी भी विकसित नहीं कहलाएगा या विकास की ओर अग्रसर नहीं कहलाएगा। वो कैसे, तो आइए देखते हैं अब। जैसे कि हम इस तालिका में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हरियाणा, केरला और बिहार का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस तालिका में आप देखिए हरियाणा सबसे ऊपर है अगर हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें, उसके बाद केरला है, फिर बिहार है। इसके अनुसार हरियाणा जो है वो विकास की ओर सबसे मतलब पहले हम लोग को सूचित कर रहा है कि भाई विकास की ओर, विकास अगर किसी का अच्छा है तो किसका है, हरियाणा का है। लेकिन क्या ऐसा सही में है? आइए दूसरी तालिका को देखते हैं। इस तालिका पे अगर आप नज़र डालें तो इसमें 3 पहलुएं और दी हुई हैं, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निबल उपस्थिति अनुपात। इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो पहले शिशु मृत्यु दर पे अगर हम बात करते हैं, शिशु मृत्यु दर जिस देश की जितनी कम होती है वो देश उतना अच्छा कहलाता है विकास के नज़रिए से। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, केरला का है। ठीक है, हरियाणा का भी ज़्यादा है, बिहार का भी ज़्यादा है, यानी कि कौन विकास की तरफ बढ़ रहा है, केरला ज़्यादा। नेक्स्ट अगर हम साक्षरता दर की बारे में बात करते हैं तो साक्षरता दर हम लोग देख पा रहे हैं केरला की सबसे ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जिस देश की साक्षरता दर ज़्यादा होगी या जिस राज्य की साक्षरता दर ज़्यादा होगी वो राज्य अच्छा कहलाएगा, विकास की तरफ बढ़ता हुआ कहलाएगा। तो कहाँ है, कौन है वो, केरला है। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद बिहार है। तीसरी पॉइंट पे आइए, निबल उपस्थिति अनुपात। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हम देख पा रहे हैं केरला 83 पॉइंट्स है। मतलब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कितने हैं, 83% है। उसके बाद आती है हरियाणा और उसके बाद आता है बिहार। ठीक है, तो इन तीनों ही पहलुओं में सबसे आगे कौन है, केरला। तो हम एक पहलुओं को देख करके, प्रति व्यक्ति आय को देख करके ये कैसे कह सकते हैं कि वो देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, बाकी नहीं कर बढ़ रहा है। तो जितना ही प्रति व्यक्ति आय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही ये सब पहलू भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शिशु मृत्यु दर हो, चाहे साक्षरता दर हो, या फिर निबल उपस्थिति अनुपात। इनके अलावा भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आपका विकास की तरफ रखती है, जिसके द्वारा हम ये मान सकते हैं कि देश विकास की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आइए अब आगे देखते हैं। जैसे कि आप देखिए, पैसा आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है क्या? रोज़ जो इतनी सारी पॉल्यूशंस हो रही हैं, जो इतना हमारा जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, क्या हम लोग पैसे से उसको रोक सकते हैं या खरीद सकते हैं? नहीं।
दूसरी बात, पैसे आपको संक्रमित जो बीमारियां हैं उससे नहीं बचा सकती हैं। एक बहुत ही बड़ा उदाहरण अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो महामारी अभी आई हुई है, पैंडमिक का जो सिचुएशन है कोविड में, क्या हम लोग इससे, कोरोना से, क्या पैसे दे करके भी बच पा रहे हैं? नहीं, कितने लोगों की जानें चली गई। तो पैसा ही सिर्फ केवल मात्र एक ऐसा सूचकांक नहीं है जो हमें ये बताएगा कि हमारा देश विकास की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर हमारे देश में जो काम करने वाले मज़दूर है, या जो काम करने वाले जो लेबर्स है, या जो लोग हैं वही नहीं रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो अब देखिए, अब जैसे कि केवल पैसे से समाज अच्छा नहीं बन सकता है। इतना करप्शन, इतना जो क्राइम है, ये हम लोग पैसे से भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब है कि सामूहिक सुविधाएं सस्ती पड़ती हैं, ये बात को कैसे जस्टिफाई किया जाए? भाई ये बात तो सही है, चलिए उदाहरण देख लीजिए। मानो कि आप अपने घर के लिए एक चौकीदार रखते हैं, तो आपके मोहल्ले के हर एक घर के लिए आपको एक एक चौकीदार रखना पड़ेगा। तो क्या ये सस्ता है, या फिर पूरे मोहल्ले के लिए एक चौकीदार सामूहिक रूप से रखा जाए वो सस्ती पड़ेगी? जाहिर सी बात है, अगर हम सामूहिक रूप से एक चौकीदार रखते हैं पूरे मोहल्ले के लिए, वो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि सबकी ज़रूरतें तो एक ही है। तो यही कहना है कि सामूहिक सुविधाएं जो होती है वो सस्ती भी पड़ती है, और देश के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वो सुविधाएं हम अगर मुहैया कराएं, और पूरे देश जो है वो विकास की ओर जाएगा। मेन यहाँ पे ये पॉइंट रखना था। आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिससे क्वेश्चंस आपके इस 10th में ही नहीं, पूरे जितने, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो भी इसके क्वेश्चंस आती है, मानव विकास रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा इसको। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं हम लोग इसे, HDI। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली एक रिपोर्ट है, जिसमें दुनिया के विकास के प्रमुख मुद्दे, प्रवृत्तियों और नीतियों पर चर्चा शामिल रहती है। इसके अलावा यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों की वार्षिक रैंकिंग भी प्रदान करती है। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वर्ष 1990 में जारी की गई थी। मानव विकास के 3 आयाम हैं। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसकी जो जीवन स्तर है, इसकी गणना प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से की जाती है। स्वास्थ्य जो है, इसकी गणना जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से की जाती है। और शिक्षा, इसकी गणना वयस्क आबादी के बीच विद्यालय शिक्षा के औसत वर्ष और बच्चों के लिए विद्यालय शिक्षा के अपेक्षित वर्षों के माध्यम से की जाती है। तो ये 3 जो है आयाम है मानव विकास को मापने की, जीवन स्तर, स्वास्थ्य और आपका। अब है कि AGI रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें ज़रा, इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग और आइसलैंड है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर अगर किस लिस्ट में कोई आ रहा है वो नॉर्वे है। इसका मतलब वो हर एक परिप्रेक्ष्य में आगे है, विकास के तरफ है। अब देखिए, निम्न मानव विकास श्रेणी में सबसे निचले स्थान पे जो आता है वो है आपका 189वें स्थान पर। वो कौन है? नाइजर। ठीक है, जिसका जो स्कोर है वो भी है 0.394। अब देखिए, भारत अगर हम बात करें भारत की, तो वो 131वें स्थान पे है। भूटान की अगर हम बात करें तो 129वें स्थान पे है। बांग्लादेश की बात करें तो 133वें स्थान पे है। नेपाल की बात करें तो 142वें स्थान पे है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 144वें स्थान पे है। तो ये मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा इनको स्थान दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में हम लोग इसकी पूरी सर्वे करते हैं, इसकी पूरी गणना करते हैं, हर एक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। जीवन स्तर हो गया, फिर आपका शिक्षा हो गया, ये सब को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, फिर स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, इसको देखते हुए हम क्या करते हैं, इनको रैंकिंग देते हैं। ठीक है, उसके आधार पे जो है हमारा भारत क्या है, 131वें स्थान पे है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देखेंगे, अगर डेटा देखेंगे अगर, तो देखिए 2018 में जो है भारत क्या था, 129वें स्थान पे है। मतलब -2 होकर के ये 131, मतलब बढ़ गया रैंक बढ़ने का मतलब क्या होता है, अगर आप फर्स्ट आएंगे तो भाई आप सबसे अच्छे हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे जैसे रैंक गिरते जाएगा आपका जो पोजीशन है वो ख़राब होते जाएगा। तो पहले 2018 में वो 129वें स्थान पे थी, अभी 131 स्थान पे है। मतलब इसका जो रैंक है वो क्या हो गया, गिर गया है। ठीक है, अब आगे देखिए,
बढ़ गया है, मतलब उसकी पोजीशन ख़राब हो गई है। अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हैं तो सबसे पहले स्थान पे नॉर्वे, जैसे हमने कहा, ऑस्ट्रेलिया है सेकंड पे, स्विट्ज़रलैंड है थर्ड पे, चौथे पे है जर्मनी, पाँचवें पे है डेनमार्क, फिर है 102 नंबर पे है लीबिया, 121वें में है इराक, 125 पे है नामीबिया और 131 पे पोजीशन पे कौन से है, 131वें पोजीशन पे है इंडिया। तो आगे देखिए अब विकास की धारणीयता। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलती रहे। ये तभी संभव होता है जब हम संसाधनों का दोहन करने की वजह उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। ये हम सभी को ही जानते हैं। अब आगे देखिए, विकास का मतलब केवल वर्तमान में खुशहाल बनाना नहीं है। वर्तमान को खुशहाल बनाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। हम अभी सब समाप्त कर देंगे तो आगे वाले पीढ़ी के लिए क्या बचेगी। यदि हम प्राकृतिक संसाधन आर्थिक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो विकास के लिए हमारा वर्तमान और भविष्य की ज़रूरत को पूरा करने के लिए धरती के में पर्याप्त संसाधन है। लेकिन यदि हम तेज़ी से आर्थिक विकास के लालच में उनका उपयोग करते हैं तो हमारी दुनिया एक विशाल बर्बाद भूमि बन सकती है, क्योंकि हम सभी अगर अभी संसाधनों को समाप्त कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी किस तरीके से अपने जीवन को यापन करेगी या देश को आगे बढ़ाएगी। तो हमारे वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का यह कहना है कि 20वीं शताब्दी के बाद से हमारी विकास की जो ग्राफ है वो हर मायने में नीचे की ओर जा रही है। अब देखिए, हम यहाँ पे दो बातों को रखेंगे, दो बातों को समझिएगा कैसे नीचे जा रही है। देखिए, भूमिगत जल जो नवीकरणीय संसाधन है, देखिए उदाहरण के रूप में भारत में जो भूमिगत जल है, हम सब जानते हैं कि वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। और हम जानते हैं कि उसे अब मतलब उस चीज़ को हमें पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो एक ऐसे, पहले हम लोग जब कुआं खोदते थे या चापाकल लगाते थे तो बहुत कम खुदाई में ही पानी निकल जाता था, लेकिन अब हम लोग काफ़ी डीप बोरिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, तब भी हम लोग को पानी नहीं मिलती है। तो ये क्या बता रहा है, जो भूमिगत जल है वो नीचे जाती जा रही है। दूसरा, अगर हम लोग देखेंगे खनिज तेल, यानी कि ये अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, और भूमिगत जल है रिन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रिन्यूएबल रिसोर्सेज होने के बावजूद, नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद। अनवीकरणीय संसाधन में तो आप देख ही पा रहे हैं, हम लोग जैसे कि जानते ही हैं कि अनवीकरण संसाधन बहुत जल्दी हम लोग नहीं उसका उत्पादन कर सकते। अगर समाप्त कर दिया हमने एक बार तो उसका फिर से पुनः हमें मिल पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग अपने किताब में अगर इस उदाहरण को देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का दोहन किस तरीके से हो रहा है तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है आगे इन सब चीज़ों को वापस से पाना, ठीक है। इस तालिका में भी आप देख पा रहे हैं मध्य पूर्व क्षेत्र जो है देश है, वहाँ पे भंडार 2017 अगर हम बोले 1000 मिलियन बैटल पे अगर हम देखेंगे तो 807 था। लेकिन अभी अगर हम भंडारों की चलती की अवधि अगर हम देखें वर्षों में तो वो जो है कितना है, 70, ठीक है। अभी चलने की अवधि कितनी है, 70 ही वर्ष है, उसके बाद समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें इस तरीके का डेटा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत समस्या हो सकती है अगर हम इन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल ना करें, प्रयोग में ना लाएं। तो हमने जो है आज क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं कैसी क्या क्या होती हैं, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या होती है, फिर हमने देखा कि विकास की धारणीयता क्या होती है। और हमने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और सारे बिंदुओं को मैंने समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। संगीता पाठशाला को ऐसे ही प्रमोट करते रहें और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगे ऐसे ही वीडियो और आते ही रहेंगे, बने रहें साथ।